और दिल्ली यूसीसी पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। यूसीसी लागू करने के लिए दाखिल की गई है याचिका। सुप्रीम कोर्ट में पहले ही मामले पर सुनवाई करने से इनकार किया जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस पर सुनवाई करने से मना कर चुकी है। यूसीसी लागू करने के लिए याचिका दाखिल की गई है और इस पर जो है आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से वर्चुअली बातचीत की। पीएम ने जनऔषधि केंद्रों की संख्या 10,000 से बढ़ाकर 25,000 करने के लिए भी एक कार्यक्रम की शुरुआत की है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने महिला किसान ड्रोन केंद्र का भी शुभारंभ किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा में शामिल होने के लिए, शामिल तो होता नहीं, उसका स्वागत करते हैं, शानदार तैयारियां करते हैं, गांव-गांव सूचनाएं देते हैं और लोग उमड़ रहे हैं। देशवासी आज इसे एक जन आंदोलन का रूप देकर इस पूरे अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। जिस तरह से लोग विकसित भारत रथों का स्वागत कर रहे हैं, जिस तरह से रथ के साथ चल रहे हैं, जो हमारे सरकार के काम करने वाले मेरे कर्मयोगी साथी हैं, कर्मचारी भाई बहन हैं, उनको भी भगवान की तरह लोग स्वागत कर रहे हैं। जिस तरह युवा और समाज के हर वर्ग के लोग विकसित भारत यात्रा से जुड़ रहे हैं, जहां जहां के वीडियो मैंने देखे हैं, वो इतने प्रभावित करने वाले हैं, इतने प्रेरित करने वाले हैं। और मैं देख रहा हूं सब लोग अपने गांव की कहानी सोशल मीडिया पर अपलोड कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि नमो ऐप पर आप जरूर अपलोड करिए, क्योंकि मैं नमो ऐप पर ये सारी गतिविधि को डेली देखता हूं। जब भी यात्रा में होता हूं तो लगातार उसको देखते रहता हूं, किस गांव में, किस राज्य में, कहां कैसा हुआ, कैसे कर रहे हैं। और युवा तो विकसित भारत के एक प्रकार से एम्बेसडर बन चुके हैं, उनका जबरदस्त उत्साह है। युवा लगातार इस पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं, अपने काम का प्रसार कर रहे हैं। और मैंने तो देखा कुछ गांवों ने, ये मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आने वाली थी तो 2-2 दिन तक गांव में सफाई का बड़ा अभियान चलाया। क्यों? कि भाई ये तो गारंटी वाली मोदी की गाड़ी आ रही है। ये जो उत्साह, ये जो कमिटमेंट है, ये बहुत बड़ी प्रेरणा है। और मैंने देखा गाजे बाजे बजाने वाले, वेशभूषा नहीं पहनने वाले, ये भी जैसे घर में दिवाली है गांव में, इसी रूप में लोग काम कर रहे हैं। आज जो कोई भी विकसित भारत संकल्प यात्रा को देख रहा है, वो कह रहा है कि अब भारत रुकने वाला नहीं है, अब भारत चल पड़ा है, अब लक्ष्य को पार करके ही आगे बढ़ने वाला है। भारत न अब रुकने वाला है और न ही भारत कभी थकने वाला है। अब तो विकसित भारत बनाना 140 करोड़ देशवासियों ने ठान लिया है। विकसित भारत संकल्प यात्रा लखनऊ पहुंचा। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए, जहां सीएम योगी ने कहा कि जो लोग विकास नहीं चाहते हैं, वह परिवारवाद, जातिवाद, मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटने का प्रयास करते हैं। तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए 5 प्रण की बात कही है। 5 प्रण। जब ये देश 2047 में अपनी आजादी की शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, 100 साल पूरे कर रहा होगा, उस समय हमारा संकल्प क्या होना चाहिए कि हमारा देश विकसित भारत बने। एक ऐसा भारत जिसमें हर व्यक्ति के लिए सुरक्षा की गारंटी हो, हर दुनिया की खुशहाली हो, दुनिया को नेतृत्व करने वाला हो, वसुधैव कुटुंबकम के भाव के साथ दुनिया को अपने साथ ले चलने की सामर्थ्य रखता हो, कोई अभाव में न हो, कहीं भी कोई भूखों न मरे,
इसी के लिए राशन की सुविधा, कोई ठंड से न मरे इसके लिए गरीबों के लिए कंबल की व्यवस्था, अच्छी शिक्षा मिले इसकी सुविधा, स्वास्थ्य की बेहतरीन सुविधा मिले इसके लिए आयुष्मान भारत की सुविधा, स्ट्रीट वेंडर के बारे में भी पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत कार्य हो रहा है। रोजगार सृजन के लिए भी प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से कार्य में उपलब्ध कराया जा रहा है। परंपरागत हस्तशिल्पी और कारीगरों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना प्रारंभ की गई है। ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को उजड़ना न पड़े, जहां पर आवास है वहीं पर उसका मकान बने, उसका मालिकाना अधिकार ही उसको प्राप्त हो जाए। इसके कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाने का कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्र में युद्ध स्तर पर चल रहा है। दिसंबर तक हम लोग 1.25 करोड़ लोगों को इसकी सुविधा का लाभ प्रदेश में दे देंगे और देश में भी इस सुविधा का लाभ लगातार देने के कार्यक्रम चल रहे हैं। और उसी दृष्टि से जो पंच प्रण की बात प्रधानमंत्री जी ने की है, उसमें जो पंच प्रण है उनमें से कि भारत 2047 तक एक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करने की दृष्टि का एक संकल्प हमारा होना चाहिए। इसके लिए गुलामी की मानसिकता से उभरना, देश की समृद्ध विरासत पर गौरव की अनुभूति करना, भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान भी करेंगे और एक नागरिक होने के नाते अपने कर्तव्यों का निर्वहन भी करेंगे। इन सभी संकल्पों को आगे बढ़ाने के लिए आत्मनिर्भर भारत से लेकर के अपने नागरिक कर्तव्य तक इसमें गुलामी की मानसिकता को भी समाप्त करना है, अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति भी करना है और भेदभाव की रेखाएं जो करने का प्रयास होता है, जाति मत मजहब के आधार पर बांटने के कुत्सित प्रयास होते हैं, इनसे उभरना, क्योंकि ये विकास में बाधक तत्व हैं। जो लोग विकास नहीं चाहते वे परिवारवाद, जातिवाद, मत और मजहब के आधार पर समाज को बांटने का कुत्सित प्रयास करके विकास के एजेंडे को पीछे धकेलने का प्रयास कर रहे हैं। उत्तराखंड पुलिस के महानिदेशक अशोक कुमार का कार्यकाल पूरा हो गया है। आज यानी बृहस्पतिवार को देहरादून पुलिस लाइन में उनके लिए भव्य विदाई समारोह आयोजित किया गया। साथ ही उत्तराखंड पुलिस की कमान अब अभिनव कुमार के हाथों में होगी। देखिए ये रिपोर्ट। अभिनव कुमार को पुलिस का नया मुखिया बनाया गया है। डीजीपी अशोक कुमार का 3 साल का कार्यकाल पूरा हो गया। देहरादून पुलिस लाइन में उनके लिए भव्य विदाई समारोह आयोजित किया गया। यहां अपने भाषण के दौरान अनुभव साझा करते वक्त वो भावुक हो गए। 30 नवंबर 2020 में डीजीपी बनने के दौरान ही उनके सामने अपार चुनौतियां थी। उस वक्त कोविड काल चल रहा था। उन्होंने बताया कि इसके बाद तमाम आपदाएं आई। पुलिस जनता के लिए बनी है। मैंने हमेशा पुलिस और जनता के बीच की दूरी को कम किया है। वहीं नए डीजीपी अभिनव कुमार ने कहा कि अशोक कुमार पुलिस फोर्स के लिए विश्वकर्मा रहे हैं। उन्होंने आधारभूत ढांचे को मजबूत किया है। हमारा एक जो मोटो है उत्तराखंड पुलिस का, मित्र पुलिस है। लेकिन ये मित्र पुलिस सिर्फ सभ्य नागरिकों के लिए है और मेरा ऐसा मानना है कि जो हमारे प्रदेश में बाहर से आके अपराध करते हैं, जो यहाँ दुर्दांत अपराधी हैं, कई जो जेल में बैठ के अपराध करते हैं इस तरीके के, तो उनके लिए हम मित्र पुलिस नहीं काल पुलिस बन के उभरे। ये एक फिक्स गोल है कि हमने एक निश्चित लक्ष्य पा लिया और वेलफेयर के कई आयाम हैं। हाउसिंग एक बहुत बड़ा आयाम है। हमारे पुलिस कर्मियों के बच्चों की अच्छी शिक्षा, उनका स्वास्थ्य, ये सब मेरे लिए प्राथमिकताएं रहेंगी। और सबसे पहली हमारी प्राथमिकता जैसे जिसका हमारे माननीय गृह मंत्री जी ने भी कहा है कि हमें पुलिस कर्मियों के लिए जो हाउसिंग सेटिस्फैक्शन लेवल है उसको बढ़ाना है। और उस दिशा में अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने शहीद दिवस पे 100 करोड़ रुपए की घोषणा भी की थी, तो उसको भी हम ज़मीन पे लाएंगे, सार्थक करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि वेलफेयर में इससे बहुत इजाफा होगा। उत्तराखंड पुलिस को नया मुखिया मिल गया है। पूर्व डीजीपी अशोक कुमार ने नवनियुक्त डीजीपी अभिनव कुमार को पुलिस मुख्यालय में चार्ज सौंपा। अभिनव कुमार 12वें डीजीपी के रूप में तैनात हुए हैं। अशोक कुमार ने पारंपरिक रूप से पुलिस बैटन सौंपकर कहा कि उत्तराखंड पुलिस अब सक्षम हाथों में है। धारा 370
और बॉलीवुड अभिनेता आर्यन खान के केस से चर्चा में आए आईपीएस अभिनव कुमार को उत्तराखंड का नया पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। उत्तराखंड के नए डीजीपी अभिनव कुमार होंगे उत्तराखंड के नए डीजीपी। 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं अभिनव कुमार। देहरादून, हरिद्वार के पुलिस के कप्तान भी रहे हैं। गढ़वाल आईजी के पद पर भी दे चुके हैं अपनी सेवा। सीआरपीएफ में भी अपनी सेवा दे चुके हैं अभिनव कुमार। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई, तब अभिनव कुमार के हाथ में थी कमान। मौजूदा वक्त में मुख्यमंत्री के विशेष सचिव भी हैं अभिनव कुमार। 2009 में डीआईजी बने थे आईपीएस अभिनव कुमार। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। बढ़ते आगे, उत्तरकाशी के सिलक्यारा की सुरंग से निकलने के बाद मजदूर आज अपने घर पहुंच रहे हैं। इस कड़ी में यूपी के मजदूर लखनऊ पहुंचे हैं, जहां आज दोपहर 12 बजे के करीब सभी मजदूर सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे, जिसको लेकर मजदूरों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। और हमारे घर में भाग है, जो हम मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे। एकदम अच्छे लग रहे हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी भी नहीं है जी। मुलाकात करेंगे हम लोग। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां उत्तरकाशी के सिलक्यारा सुरंग में फंसे भैरमपुर गांव के मंजीत ने अस्पताल से अपने परिवार के लोगों को वीडियो कॉलिंग के जरिए बात की। वहीं इस दौरान इंडिया वॉइस की टीम ने भी मंजीत से वीडियो कॉलिंग से 2 दिन में आने की बात कही थी। वीडियो कॉल आने से घर के लोग काफी उत्साहित हो गए और एक दूसरे को बधाई देने लगे। इस दौरान मंजीत की मां ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। वहीं मंजीत के पिता के नाम प्रधानमंत्री आवास बना हुआ है, बाकी पूरा मकान कच्चा बना हुआ है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी और प्रधानमंत्री साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार की प्रशंसा की। मंजीत कैसा महसूस कर रहे हैं इस समय? ने तो सहयोग किया, जिसके कारण आज ये 41 श्रमिक सुरक्षित। अच्छा, ठीक है आप? लेकिन सवाल यह है कि आखिर आपकी माँ आपके वीडियो कॉल पर हैं। जमीनी हकीकत क्या है कि जमीन पर जब यहाँ पे रोजगार नहीं है, इसीलिए ठीक। मंजीत कब आ जाओगे लखीमपुर? मंजीत कब आ जाओगे लखीमपुर? अच्छा, बाकी सब ठीक हैं आप? बाकी सब ठीक है, आप वहाँ ठीक हैं? अच्छा, बहुत बढ़िया। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आपके घर को लोग आपका इंतजार करें, दिवाली मनाएंगे। आप देख सकते हैं कि हम इस समय मंजीत के घर के बाहर खड़े हुए हैं और जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि मंजीत के जो घर है, यही घर है जो एक टूटा सा मकान है। मकान के ठीक पड़ोस में एक सरकारी सहायता से मिली हुई एक कॉलोनी बताई जा रही है। वहीं आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो दरवाजे हैं, जो घर के बाहर दरवाजे हैं, वो दरवाजे के नाम पे एक टटिया फूस का एक दरवाज़ा बना है, जिस दरवाजे से कोई भी जानवर या कोई भी चीज़ घर में आना जाना हो सकता है। तो कहीं ना कहीं मंजीत की जो आर्थिक स्थिति है बहुत ख़राब, बेहद ख़राब है। घर का इकलौता है जो कमाने वाला श्रमिक है, जो टनल में फंसा था उत्तरकाशी में। जिस तरीके से जिद्दोजहद के बाद आज घर के परिवार के लोगों ने एक नया उजाला, एक नई चीज़ें देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं जो मंजीत की जो परिवार की जो मां है, उनका भी कहना है कि हमारी आर्थिक स्थिति बड़ी कमजोर है। जिस तरीके से जो हमारी टीम आई थी, टीम ने भी देखा जिस तरीके से घर में जो टूटी फूटी मड़ैया है, जो घर में नहाने के लिए एक बाथरूम भी नहीं है। जिस तरीके से उनकी माँ का कहना है कि 2 छोटी छोटी बच्चियाँ हैं और उनको भी बड़ी कष्ट होता है। जिस तरीके से घर में बाथरूम भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनका कहना है कि जो सरकार के जो लोग हैं, जो इस पर ध्यान देने की बात है, कहीं ना कहीं इनकी मदद की जाए। वहीं मंजीत की माँ है, मंजीत की माँ से आइए बात कर लेते हैं। माता जी, जिस तरीके से आपका कहना कि घर में बाथरूम नहीं है, बड़ी दिक्कतें हैं, क्या बड़ी दिक्कतें हैं? घर में बाथरूम नहीं, नल वो बिगड़ा पड़ा है, टटिया उटिया वो सब टूटी पाटी, नहाने के बाहर से दिखाई पड़ रहा, कहाँ नहाए बैठ के गंगा पर, सब टटिया टूटी पड़ी, नहाए ना मिलते। दूसरे घर नहाई जाई थी, बिटिया स्नान करे जाते, बहुत समस्या। सरकार से आपकी आग्रह है कि आपका जो है आपको दिया जाए? हाँ, सरकार से यही कहे थे, ये परेशानी है, खेती पाती ना है, गरीब है। एक लड़का रहा है
चलो धन्यभागी है सरकार से ने यही प्रार्थना संध्या तरण की प्रार्थना यही है हमारी है, वो लड़का वापस आएगा, सुरक्षित हमारा लड़का मिलेगा। फिर आज एसडीएम भी आए थे, एसडीएम ने आपको 2 दिन का बताया, 2 दिन में आ जाएगा। हाँ 2 दिन में एसडीएम भाई साहब बताए 2 दिन में आ जाएगा। तो वही सरकार से ने कह रहे हैं मड़ैया कहीं सुधार बाथरूम उथरूम दनी, ये दीवार वाल आगे हो जाती, आड़ हो जाते, बाहर का आदमी नहीं दिखाई पड़ता, तो नल पर कोई नहाए वाला स्नान करेला तो दिक्कतें तो हट जाती है। माता जी कोई विधायक या एमएलए या इस तरीके से कोई आया आपकी सुध लेने के लिए अभी तक? हाँ आए, वो हम तो मालूम नहीं है, बाबा जानती मंजीत के कौन आए कौन नहीं आए, बाबा से नहीं पूछो, हमको मालूम नहीं। आइए बाबा से भी पूछे थे। बाबा जी क्या कोई एमएलए या जनप्रतिनिधि आया पार्टी का? कोई पार्टी का यही आए, वे जैसे पत्रकार है वो आए हैं, और कोई नेता आया? नेता मीडिया आए हैं, नेता आए हैं, ये डीएम साहब आए हैं, विधायक या सांसद कोई आया? विधायक संसद यहाँ तो नहीं आए, विधायक संसद। आप देख सकते हैं जिस तरीके से जो घर के लोग हैं, जो उनके मंजीत के जो बाबा हैं, उनका भी कहना है कि जो आर्थिक स्थिति कहीं ना कहीं बहुत कमज़ोर है। सरकार से इनका आग्रह है कि इनकी एक आर्थिक मदद की जाए, मदद के सहारे इनका बाथरूम बन जाए, इनके दरवाजे बन जाएं और सकुशल रहने लगे। वही मंजीत की घर वापसी को लेकर सब बेचैन हैं और जिस तरह के मंजीत को सरकार ने बाहर निकाला, जिस तरीके से विज्ञान और भगवान की विजय हुई है, तो कहीं ना कहीं उत्तराखंड सरकार की, पीएम मोदी की, योगी सरकार की वो कर रही हैं, जो वाहवाही घर के लोग कह रहे हैं। और घर के लोगों का ये भी कहना है कि घर जब वापस मंजीत आएगा तो दिवाली एक साथ मनाएंगे। कैमरामैन सय्यम सक्सेना के साथ लखीमपुर खीरी से इंडिया वॉइस से रामजीत सिंह। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।